जिन साथियों अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में पहले अपन ने इसकी स्थिति को लेकर बात करी थी। अब अपने बात करते हैं राजस्थान की जो स्थिति है, कि राजस्थान की स्थिति के अंदर अगर बात करें, अपने पढ़ेंगे इसकी जो कितने अक्षांश से स्टार्ट होता है, कितने देशांतर पर जाकर राजस्थान खत्म होता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि अक्षांश स्थिति को जानने के लिए आपको अक्षांश और देशांतरों का ज्ञान होना जरूरी है। अक्षांश और देशांतरों का ज्ञान होना जरूरी है। देशांतर ये अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको अगर ये बोल देगा 23 डिग्री अक्षांश से स्टार्ट होकर 30 डिग्री अक्षांश तक ये आता है राजस्थान, तो आपको पहले पता होना चाहिए अक्षांश बराबर क्या होता है, किस प्रकार से इसके अंदर काउंटिंग की जाती है। अक्षांश में पहले आपको ये टॉपिक समझा देता हूँ जिससे आपको समझने में इजीली रहेगी और याद भी जल्दी होगा। ये टॉपिक आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में भी है और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा करवाने का प्रयास करूंगा। वैसे वर्ल्ड जियोग्राफी का ये टॉपिक है। सबसे पहले अपने बात करते हैं, ये गोलार्ध है, ये सॉरी अपना ग्लोब है। ग्लोब के अंदर भूमध्य रेखा, क्लियर है, ये अपने कौन सी रेखा की, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, क्लियर, भूमध्य रेखा आ गई। उसके बाद में यहां पर अगर बात की जाए कौन सी रेखा आ गई, कर्क रेखा आ गई, मकर रेखा आ गई। ये दूसरी रेखा कौन सी है, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, क्लियर, मकर रेखा और कर्क रेखा। अब उसके बाद में यहाँ पर अपने बात करते हैं, यह वाली रेखा है उस पर अपनी बात करेंगे, यहाँ पर क्षेत्र है उसको भी अपने बात करेंगे। यहाँ पे शीत कटिबंध, यहाँ पे भी शीत कटिबंध, ये कैसे है उस पर भी बात करेंगे। यहाँ वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इससे अपने बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्लियर। ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला प्रदेश है, इसको उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है इसे अपने बोलते हैं शीत कटिबंध। अब ये जो है 30 से लेकर ये वाला जो क्षेत्र लगभग 66 डिग्री तक रहेगा, ये भी 66 डिग्री तक है जो क्षेत्र रहेगा वो किस में आएगा, उपोष्ण कटिबंध में आएगा। उसके ऊपर अपने जाएंगे तो शीत कटिबंध आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका निर्धारण किया गया। अब देखो अक्षांश जो है वो क्या क्या काम आते, कैसे काम आते। अक्षांश की अगर बात की जाए तो ये ग्लोब है, ग्लोब में भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची गई है, समांतर जो रेखा, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा की जो समांतर रेखाएं खींची गई है, ये जो रेखाएं खींची गई है, ये रेखाएं जो खींची गई है, इसको अपने क्या बोलते हैं, अक्षांश। भूमध्य रेखा के क्या, कि भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के समांतर जो खींची गई रेखा उसको क्या बोलते हैं, अपने भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको या फिर ऐसे कर सकते हैं, उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कोणात्मक दूरी को दर्शाती है, कौन, वो अक्षांश रेखा। तो इसको भी आप ध्यान में रखना, उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है, कौन दर्शाती है, अक्षांश रेखा दर्शाती है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना। अक्षांश जो रेखा होती है वो क्या करती है, उत्तर से दक्षिण अक्षांश रेखा क्या करती है, इसकी कोणात्मक दूरी को दर्शाती है। अभी थोड़ा सा इसको अपने इधर बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आएगा। देखो ये अपना बना लिया गोलार्ध, पूरा ग्लोब, ये अक्षांश, ये सॉरी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में चलेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये 0 डिग्री भी अपने बोल सकते हैं। इसके उत्तर में चलेंगे तो 90 डिग्री अक्षांश है, इसके दक्षिण में भी आएंगे तो 90 डिग्री। इसको मैं थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास करूंगा पूरा अक्षांश को ही, कि अक्षांश जो होते हैं, यहाँ पे अक्षांश टॉपिक अपना, अक्षांश पे थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ आए। अक्षांश में जो इन संख्याओं होती है, जैसे 1 तो 0 डिग्री हो गया, 1 प्लस ऊपर 90 डिग्री अक्षांश और नीचे भी 90 डिग्री है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, और ये कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है। इन दोनों गोलार्धों में अगर बात करें 90-90 डिग्री, तो टोटल कितनी होती है इनकी संख्या, 181, मतलब 190 प्लस 180 प्लस 1, इनकी संख्या होनी चाहिए कितनी, 181। परंतु अगर बात की जाए यहाँ पर जब जाते हैं अपने अंतिम छोर पे, जब जाते हैं 90 डिग्री अक्षांश पे, जिसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर जब आते हैं, तो यहाँ पर इनकी लंबाई घटकर बिल्कुल क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, लंबाई शून्य हो जाती है। तो कई बार इसे आता है 179, इसको भी आप ध्यान में रखना। अगर बाय चांस ये ऑप्शन आपको मिले इनकी संख्या के अंदर, ये आपको ऑप्शन 181 ना मिले, तो आप कौन सा ऑप्शन डाल के आओगे, ये डाल के आओगे। क्यों डाल के आओगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे
बिल्कुल उत्तरी अक्षांश पे जब ध्रुव पर जाओगे तो यहाँ पर इसकी लंबाई घटकर क्या हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो कई बार ये लिखा आता है, तो कभी कंफ्यूजन मत होना कि क्यों आता है। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अक्षांशों की लंबाई किस ओर घट रही है, इनकी लंबाई, अक्षांशों की लंबाई कब घट रही है, देखो घटने वाला चिन्ह में देखा जाए तो ये कब घटती है, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जानने पर इनकी लंबाई क्या हो जाती है, क्रमशः घटती जाती है। और वही क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाए आपसे कि इनकी लंबाई कब बढ़ती है, लंबाई कब बढ़ती है, उत्तरी ध्रुवों से दक्षिण मध्य भूमध्य रेखा पर आने पर इनकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती रहती है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांश के बीच की दूरी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। यहाँ पे दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। क्लियर है, 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब अक्षांश का कार्य क्या है, पहली बात इनकी संख्या बता दी, इनकी लंबाई किस ओर घट रही है किस ओर नहीं घट रही है, उसके बारे में अपने बात कर दी। अब इनका कार्य क्या है, मुख्य है कार्य क्या है, तो आप ध्यान में रखना। इसका मुख्य कार्य में अगर बात की जाए तो मुख्य कार्य इसका ये है कि ये पृथ्वी के ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। किस स्थान के लिए, कि एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लो कि आपको कहीं आप 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे खड़े और आपको कहां जाना है, 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ जाना है, तो आपको पता है 1 डिग्री बराबर कितना है, 1 डिग्री बराबर कितना है, 111 किलोमीटर। और आपके यहाँ पे गेप कितना है, 10 से 13 तक 3 का गेप आ रहा है, तो इसको इंटू कर दो आप 13 से, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 333 किलोमीटर का गेप इसके अंदर आपको बता दिया जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहला कार्य क्या है, दूरी ज्ञात करने का। दूसरा कार्य भी आप ध्यान में रखना, जलवायु ज्ञात करने का, कि वहां पर जलवायु किस प्रकार के, वहां की जो जोन पाया जाता है, कौन सा जोन पाया, जैसे उष्ण कटिबंधीय अपन ने बात करी थी जलवायु की, वहां की जलवायु किस प्रकार की है, जैसे अपने बात करी थी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र, वहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती थी, ये वाली जलवायु किस प्रकार की थी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उसके ऊपर जैसे अपने चलेंगे तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, फिर उसके ऊपर में चलेंगे तो किस प्रकार की जलवायु होगी। तो यहाँ इसके दो कार्य, एक तो जलवायु ज्ञात करने के लिए, दूसरा दूरी ज्ञात करने के लिए। इसके बारे में, अक्षांश के बारे में आपको इतना सा जानकारी होनी चाहिए। तो किस ओर इनकी लंबाई घटती है, लंबाई किस ओर घट रही है, जैसे अपने भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो इसकी लंबाई क्रमशः कितनी होती जाएगी, घटती जाएगी। और उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो इनकी लंबाई बढ़ती जाएगी। उसके अलावा इनकी संख्या कितनी होती है टोटल, तो 181 संख्या होती है। उसके अलावा कई बुक्स में ये भी आता है, क्यों आता है इसका भी रीजन मैंने आपको दे दिया, कि इनकी जो लंबाई बिल्कुल शून्य हो जाती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे जाके, तो इसको इतने से काउंट किया जाता है। दो देशांतरों अक्षांशों के बीच का जो दूरी होती है उसको क्या, वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अब ये सेम क्वेश्चन आपसे आ जाए कि दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जोन बोलते हैं, जोन या कटिबंध। ये भी आप ध्यान में रखना, जोन या कटिबंध बोलते हैं। दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जोन या कटिबंध। इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रमुख कार्य क्या है, दूरी ज्ञात करना किसी दो स्थलों के बीच का। उसके अलावा यहाँ की जलवायु ज्ञात करने के लिए जो दो कारक, ये काम इसके किसके रहते हैं, अक्षांश के रहते हैं। क्लियर है। तो ये अपना हो गया कौन सा, अक्षांश हो गया। अक्षांश के बारे में इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। टोटल संख्या कितनी है उसके बारे में मैंने बता दिया, 90 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में, 90 ही दक्षिणी गोलार्ध में। उसके अलावा एक भूमध्य वाली रेखा है, तो इसको टोटल 181 से अपने क्या करते हैं, लिखते हैं। अब अपने बात करते हैं अक्षांशों के बाद में, अक्षांशों के बाद में अपने बात करते हैं देशांतरों की। तो देशांतर को थोड़ा बहुत अपने पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा ज्ञान इनका होना जरूरी है। अक्षांश किस काम में आते हैं, देशांतर किस काम में आते हैं, ये चीज आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। तो अब अपने बात करते हैं किसकी, देशांतर की। ये लो देशांतर, ये देशांतर पे बात करते हैं। अब देशांतर जो है, ये ग्लोब पे ये भूमध्य रेखा, और ये लो अपना, ये है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। क्लियर। और ये भूमध्य रेखा। क्लियर। अब इस साइड से अपने देखा जाए उत्तर से दक्षिण की ओर, ये लंबवत, भूमध्य रेखा के लंबवत ये जो रेखाएं हैं इस प्रकार से आपको दिखेंगी। ये पश्चिम से पूर्व, तो इसको आप ध्यान में रखना। तो इसको आप ध्यान में रखना कि भूमध्य रेखा के जो लंबवत रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा के, इसको मैं थोड़ी सी लिख देता हूं, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा
जो पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है। इसको आप ध्यान में रखना। तो इसको आप ध्यान में रखना, भूमध्य रेखा के जो उत्तर से दक्षिण जो खींचे लंबवत, ये जो भूमध्य रेखा के लंबवत जो खींची गई रेखाएं हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो क्या करती है, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की क्या करती है, कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। ये इसके अंदर टोटल जो संख्या है, इसके अंदर जो होती है वो कितनी होती है, ये टोटल 360 डिग्री क्या करते हैं, जैसे 90 इसमें है, 90 इसमें है, 90 ही इसमें है। तो इसको आप ध्यान रखना। टोटल कितने देशांतर संख्या कितनी है, संख्या तो बराबर कितनी होती है, 360 इनकी संख्या होती है। उसके अलावा इसके कार्य क्या है, कार्य की अगर बात की जाए तो समय की गणना करना, इसका प्रमुख रूप से क्या कार्य है, समय की गणना करना। अक्षांशों का क्या कार्य है, दूरी ज्ञात करना, इसका क्या कार्य है। प्रमुख अंतर क्या दोनों में, इतना। अब देखो दूरी भी सेम इसके अंदर है। अगर दूरी की अगर बात की, दो देशांतरों के बीच की दूरी की अगर बात की जाए तो 111.32 की किताबों में 33 या 36 भी लिखा होता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। 111.32 किलोमीटर की क्या रहती है, 111.6 आएगा इसके अंदर। तो इसको आप ध्यान रखना, 33 के आसपास में लिखा जाता है किताबों में। तो दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं अपने, 111 किलोमीटर। अब दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र, दो देशांतरों के बीच का, दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं गौर। इसको भी आप ध्यान रखना। दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं अपने, गौर बोलते हैं। और इसके अलावा दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर के आसपास में इसकी क्या होती है, दूरी होती है। कार्य बता दिया, काम क्या है उसके बारे में बता दिया, दूरी कितनी है वो बता दिया, इसके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं वो बता दिया। ये 360 1 डिग्री बराबर, वो भी अपने बात करेंगे जब इसके अंदर अपने आगे पढ़ेंगे। तो देशांतरों का क्या कार्य है, कार्य के बारे में अपने बता दिया, दूरी कितनी है दो देशांतरों के बीच के बारे में वो भी बता दिया, टोटल कितने देशांतर है इनके बारे में बता दिया, समय की गणना करना इसका प्रमुख कार्य है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि दो देशांतर, दो अक्षांश व दो देशांतरों के क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखना, ग्रिड कहा जाता है। इसको भी आप नोट करके लिख लेना, ग्रिड। तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ग्रिड बोला जाता है। तो इसको आप नोट करके लिख लेना। किताब में हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो और अच्छी बात है, आपको पता चल गया। तो दो अक्षांश व दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ग्रिड बोला जाता है। तो देशांतर के बारे में इतनी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। देशांतर क्या काम आते हैं, समय की गणना करने के लिए। दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, गौर कहलाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अब अपने थोड़ा बहुत और इससे आगे बढ़ते हैं कि देशांतर अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण है, देशांतर अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसे अगर अपने विश्व के संदर्भ में अगर देखा जाए, जैसे अपने बात की जाए, ये पूरा ग्लोब है, ग्रीनविच रेखा, आपको पता है ये ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा इधर अपने बना लेते हैं, ये 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा। इधर वाली जो रेखा होती है, इधर वाली रेखा जो होती है, इसे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर बोलते हैं, इसे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलते हैं। क्लियर है, ध्यान में रखना पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर का कॉन्सेप्ट क्या है। अब जैसे अपने बात करेंगे, इस रेखा का निर्धारण होता है 1882 के अंदर। क्लियर है, ग्रीनविच रेखा का निर्धारण कब होता है, 1882 के अंदर हुआ था। इन रेखाओं को बोला जाता है, इन दोनों रेखाओं को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्लियर है, इसे क्या बोला जाता है, इसको भी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। इसको भी आप कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना। इसका निर्धारण कब होता है, 1884 के अंदर वॉशिंगटन डीसी एक सम्मेलन हुआ था। वॉशिंगटन डीसी सम्मेलन के अंदर, अमेरिका के अंदर एक सम्मेलन होता है, उसके अंदर इस रेखा का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। क्या निर्धारण हुआ, अगर बात कीजिए समय की वृद्धि, अब यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पर आपको पता है 12 बजे, मान लो कि लंदन के अंदर क्या बढ़ा है, ये लंदन का शहर है ग्रीनविच। अब यहाँ से जब आप
0 डिग्री से अगर आप इस साइड में जाओ, किस ओर, पूर्व की ओर जाओगे, तो समय के अंदर क्या होती है, समय में बढ़ोतरी होती है। क्लियर। अगर 0 डिग्री से आप पश्चिम के अंदर जाओगे तो समय में क्या होगा, ये घटोतरी होती है। समय में क्या होगी, घटोतरी होगी। तो इसको अंदर ध्यान रखना। पश्चिम पूर्व में जाएंगे समय ग्रहणी से रेखा की, तब तो क्या होगा, समय के अंदर वृद्धि, और पश्चिम में आएंगे तो समय के अंदर क्या हो जाएगी, घटोतरी हो जाएगी या माइनस हो जाएगी। क्लियर। अब देखो क्या है, यहां से किस तरीके से क्वेश्चन निकला जाता है देशांतरों में। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है, जिससे यहां से क्वेश्चन आ जाए। यहां पर आपको पता है जैसे 0 डिग्री है, जैसे क्वेश्चन आता है अपने भारत के संदर्भ में देख लिया जाए, यहां पर ये 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री से भारतीय स्टैंडर्ड टाइम बोला, भारतीय मानक समय बोला जाता है, इसको भी आप ध्यान रखना। अब ये जो रेखा है यहाँ पर 12 बजे, और अपने जैसे यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है, प्लस है। ग्रीनिच रेखा के जो टाइम पे उससे 5.5 घंटे आगे कैसे टाइम है। अब ये जैसे आएंगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है। किस ओर से, ग्रीनिच रेखा से। जैसे अब जैसे अपने पूर्व में चलेंगे, पूर्वी देशांतर पे जब चलेंगे अपने, तो इसके अंदर जो समय होगा वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब यही बात जब ये 5.5 घंटे अगर इस साइड में आएंगे, अगर ये 82.5 इस साइड में आएंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम में घट जाएगा। कैसे घट जाएगा, 5.5 जैसे इसमें से घटा दोगे आप, तो 5.5 घटाओगे तो कितना टाइम आ जाएगा, लगभग 6.5 घंटे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो समय घटाएगा वो कितना आ जाएगा, 6.5 टाइम यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअल टाइम के अंदर। तो इसको भी आप ध्यान रखना। यहाँ पे इस साइड में आएंगे तब तो 5.5 घंटे, जैसे मान लो कि इस साइड में 82 पे आना है तो 5.5 घंटे घटाने पड़ेंगे, और इस साइड में जाएंगे तो अपने क्या होगा, समय बढ़ाना पड़ेगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखना, इस प्रकार का यहाँ पे चलेगा। अब ये राजस्थान के संदर्भ में अपने क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। तो राजस्थान के संदर्भ में इसको देखना कि राजस्थान के संदर्भ में क्या आता है। तो अब अपने बात करते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में क्या आता है। तो इसको आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना कि 1882 के अंदर ग्रीनिच रेखा का क्या होता है, निर्धारण होता है। कोई 4-5 विद्वान बैठे मेरे जैसे, लो भाई अपने काम है करते हैं। अब अपने बात करते हैं 1884 के अंदर किसका निर्धारण हुआ, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, विश्व के अंदर एक रेखा का क्या किया गया, निर्धारण किया गया समय के लिए। तो इसको आप ध्यान रखना। जो ग्रीनिच रेखा के पूर्व में चलेंगे, पूर्वी देशांतर में, तब तो समय का क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। अगर पश्चिम में आएंगे तो समय के अंदर क्या होगी, कटौती होगी। उसके अंदर आप देखते हैं। अब अपने आगे बात करते हैं कि इसे राजस्थान के संदर्भ में कैसे पुटअप करते हैं, राजस्थान से क्या क्वेश्चन यहाँ से निकाला जा सकता है। तो इसमें आप बात करते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में देखें, ये राजस्थान का मैप बनाते हैं अपन छोटा सा। तो राजस्थान के मैप में अगर बात की जाए, राजस्थान के संदर्भ में अगर बात की जाए, ये राजस्थान है। अब राजस्थान के संदर्भ में अगर बात की जाए तो मान लो कि राजस्थान में यहां पर कोई देशांतर मान लो। वैसे अगर बात कीजिए राजस्थान की, तो अपन ने बात करी थी कि राजस्थान की जो अवस्थिति है, अगर वो देशांतरीय स्थिति से देखी जाए तो राजस्थान की जो स्थिति है वो किस ओर पड़ेगी, पूर्व में, पूर्वी क्षेत्र में पड़ेगी। जो राजस्थान है वो यहाँ पर मिलेगा आपको, इस तरीके से राजस्थान यहाँ पर मिलेगा। अगर अक्षांशीय दृष्टि से अगर बात की जाए तो पूरा किस में पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। तो इसमें भी ध्यान रखना। अब मान लो कि इसमें आपसे पूछ लिया जा रहा है, अब क्या पढ़ रहे हैं अपने, इसकी स्थिति अपने बात कर ली कि अक्षांश और देशांतर अपने पढ़ लिया, अक्षांश देशांतर अपने जब पढ़ लिया, अब अपने बात करेंगे कि इसमें अक्षांश देशांतरों की स्थिति के अनुसार किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से अप्लाई होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो अब सबसे पहले अपने अक्षांश देशांतर को अच्छे से पढ़ा। अब अपने पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो अक्षांशीय स्थिति में अक्षांशीय विस्तार जो है राजस्थान का, वो किस प्रकार से। सबसे पहले अपने बात करेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, इसको आप ध्यान रखना। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले अगर बात की जाए, मेरे को ऐसे रेक्टिफिकेशन नहीं आता, अपने को याद होता है 6, जैसे यहां से स्टार्ट होता है राजस्थान को, इस यहां तक 6, 7, 7 के बाद में यही 8 लिख दो और 9। क्लियर है। तो इसको इतना बड़े से याद रखना, 6, 7, 7 के बाद में क्या आता है 8, 8 के बाद में आता है यहाँ पे 9। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 69 से लेकर 78 तक राजस्थान का क्या रहता है, अक्षांशीय विस्तार। पॉइंटों का भूल जाओ, पॉइंटों को तो अपने याद कर लेंगे, पर अपने को सबसे पहले ये चीज याद होनी चाहिए, कितना 6, 7, 7 के बाद में क्या आता है 8 आता है, 8 के बाद में क्या आता है 9 आता है। तो अपने ये क्या हो गया, राजस्थान का देशांतरीय, सॉरी राजस्थान का क्या आ जाएगा, देशांतरीय विस्तार। इसको देशांतरीय विस्तार लिखना है। राजस्थान का क्या आ जाएगा, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय
विस्तार आ जाएगा। क्लियर। अब राजस्थान का देशांतरी विस्तार अगर बात कीजिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, जैसलमेर से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, ये धौलपुर तक जा रहा है। देखो जैसलमेर के यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम क्या है, कटरा। कटरा कहां पर, राजस्थान के सम तहसील के अंदर है। सम कहां पे, जैसलमेर में। इसको आप ध्यान में रखना। जैसलमेर से ये स्टार्ट होकर ये कहां तक जा रही है, राजस्थान की कहां तक जा रही है, सिलोन तक। सिलोन या सिलाना इसको बोलते हैं। ये कहां पर है, राजाखेड़ा, राजाखेड़ा धौलपुर में। इसको भी आप ध्यान रखना, धौलपुर के अंदर ये जगह रहेगी, राजाखेड़ा धौलपुर के अंदर रहेगी। देखो इस प्रकार से ये जा रही है। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहां से स्टार्ट हो रहा है, 6-9 से स्टार्ट होकर 7-8 तक जा रहा है। जैसे 6-7 के बाद में 8 में और 9, ये राजस्थान का क्या है, देशांतरीय विस्तार। इसको आप ध्यान में रखना। ये आप इतना पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा जब अपने इसकी डाटा लिखेंगे। पहले इसको आप कॉन्सेप्ट को इतना याद रखना, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पॉइंट ध्यान होना चाहिए। पॉइंट तो आगे जैसे इसके बारे में अपने देख लेंगे, कितना पॉइंट आता है इसके बारे में अपने देख लेंगे, पर आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये चीज आनी चाहिए। अगर पॉइंटों को देख ले, अगर ज्यादा आपको पॉइंट याद रखने हैं तो इसको 30, इसको 17, बस ये हो गया अपना क्या, देशांतरीय विस्तार। को इधर लिख देते हैं क्या, राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार कितना है, 69-30 पूर्वी देशांतर से कितना, 69-30 पूर्वी देशांतर, मतलब राजस्थान की जो अवस्थिति मैंने आपको बताई थी वो कहां पर है, पूर्वी छोर पर है, से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसकी क्या रहेगी, अवस्थिति रहेगी। क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान की जो चौड़ाई है वो कितनी है टोटल, तो राजस्थान की जो चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई, राजस्थान की चौड़ाई कितनी है टोटल, वो चौड़ाई है राजस्थान की 869। क्लियर है। राजस्थान की कितनी चौड़ाई होगी, इतनी। अब यहां पर अगर बात की जाए दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो टोटल यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस है, अंतर जो है वो कितना आ रहा है, 8 डिग्री 47 मिनट क्या आ रहा है, यहाँ पर अंतर आ रहा है। तो इसको आप ध्यान रखना कि 3 डाटा मैंने आपको दिया किसके अंदर, विस्तार के अंदर। विस्तार में कितना, 69 से लेकर 78 तक का क्या आ रहा है, इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है, कितने की मध्य ये फैला हुआ है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसके अंदर कितनी है, किलोमीटर में आपसे पूछ लिया जाए तो ये कितनी है, इसको ध्यान रखना। अंतर अगर पूछ लिया जाए इन दोनों के बीच में अंतर, तो अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट के अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा। तो ये स्थान भी आप याद रखना, ये भी आप स्थान याद रखना। तो ये क्लियर आपका। तो यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल, 869 कितनी आ रहा है, किलोमीटर में चौड़ाई आ रही है। अब वही बात अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अक्षांशों की बात करते हैं, साथ में क्या कर लेते हैं, अक्षांशों की बात कर लेते हैं। ये अक्षांश है, तो अक्षांश कैसे, यहां से स्टार्ट होगा यहां तक जाएगा, तो 23 डिग्री से स्टार्ट होता है और 30 मिनट तक 30 डिग्री यहां तक जाता है। तो इसको आप ध्यान रखना, 30 डिग्री 12 मिनट से लेकर यहां से 3, ये क्या लिखेंगे, इसके उत्तरी अक्षांश लिखेंगे, उत्तरी अक्षांश। इसको भी क्या लिखेंगे, उत्तरी अक्षांश। कैसे, ये भूमध्य रेखा, ये जो पूरा राजस्थान है, ये राजस्थान यहां पर पड़ेगा। तो राजस्थान कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। जैसे अपने पूर्वी देशांतर लिखा था उसी प्रकार राजस्थान जो पूरा किस के अंदर पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और वहां पे अगर गलत करवाना होगा एग्जामिनर को, तो वहां पर क्या दे देगा, दक्षिण गोलार्ध दे देगा। दक्षिण गोलार्ध देते आपका क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। अब देखो, उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान की लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर। क्लियर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर। क्लियर है। उसके अलावा इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 7 डिग्री 9 मिनट का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। इसको भी आप ध्यान में रखना, बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए, तो इसको भी आप ध्यान रखना, कितना आ रहा है, 7 डिग्री 9 मिनट का क्या अंतर आ रहा है। किलोमीटर में आपसे पूछ लिया जाए तो किलोमीटर आप बता देना। अगर आपको देशांतरी विस्तार पूछा जाए, अक्षांशीय पूछा जाए, तो इसको 23 डिग्री 9 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक का जो अंतर आ रहा है वो अक्षांशों के बीच में आ रहा है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना आ रहा है, देखो अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का कितना है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 23-3 उत्तरी अक्षांश से, अक्षांश टू 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। क्लियर। तो यहां से एक क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा देखो लंबाई आपसे पूछ, छोड़िए लंबाई पूछ ले,
राजस्थान की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई पूछ ली राजस्थान की वो कितनी है, 826 किलोमीटर। मतलब राजस्थान की जो चौड़ाई है वो लंबाई से क्या है, अधिक है। इसको भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा अगर बात की जाए दोनों अक्षांशों के बीच में जो आ रहा है गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 9.90 का क्या रहा है इसके अंदर ये पर है। तो ये अपना पहला कॉन्सेप्ट, जैसे स्थिति के अंदर अक्षांश और देशांतरीय जो विस्तार है, विस्तार के अंदर अपने को पढ़ लिया, स्थिति के अंदर अपने पढ़ लिया था कि राजस्थान की किस कहां पर स्थिति है, क्या प्रकार है, अक्षांश और देशांतर अपने इसके अंदर पढ़ लिया। तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अपने बढ़िया तरीके से किए। इसको आप बढ़िया 3-4 बार पढ़ोगे तो अपने इजिली तरीके से याद हो जाएगा। और इसकी थ्योरी आप कम से कम रटने का प्रयास करना। इसको डायग्राम के माध्यम से अगर आप समझोगे तो कोई भी चीज इसके अंदर आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो ये राजस्थान का आ जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में अंतर बताइए। क्लियर? क्वेश्चन ये आंसर इसका देखो क्या, 1 डिग्री से अधिक, बी 1 डिग्री से कम, सी 1 डिग्री के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। अब आपसे क्वेश्चन है, अब आप इसके आपसे पूछ रहे हैं कि इनका उत्तर बताइए। क्या बोल रहा है कि अक्षांशीय व देशांतरीय जो विस्तार है इसके बीच में, राजस्थान का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है इसके बीच में जो अंतर पूछ रहा है आपसे। अब अंतर आप कैसे बताओगे? देखो, आप सीधा अगर ऐसे घटाने लग जाओगे तो लगभग 1 डिग्री आएगा। अब 1 डिग्री क्यों आएगा भाई, जब आपसे क्या पूछ रहे हैं, देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश का मतलब क्या हो रहा है, लंबाई, देशांतर का मतलब है चौड़ाई। अब घटा लो, 869 माइनस 26 कितना रहे गैप 43। तो मैंने आपको बताया 1 डिग्री बराबर कितना आता है हमेशा, 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर आ रहा है। कहीं आ रहा है 111 किलोमीटर नहीं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका, 1 डिग्री से कम। ये क्या है, इसका अंतर आ जाएगा। तो आप ध्यान में रखना। तो ये अपना टॉपिक सबसे पहले अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का टॉपिक है। इसको बढ़िया से अगर बढ़िया से इसको पढ़ोगे, 2-3 बार वीडियो इसके देखोगे तो ज्योग्राफी के अंदर आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। पूरा प्रैक्टिकल अपने इसको करेंगे मैप के माध्यम से। तो ये अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हो गया, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। अब इसमें एक चीज रह गया कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और उत्तरतम बिंदु कौन सा, ये दिमाग से निकल गया। अभी इसको बता देते हैं, इसका भी अभी करते हैं काम। राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, बोरकुंड। बोरकुंड है कुशलगढ़ तहसील। क्लियर है? कहां पे, बांसवाड़ा में। इसको भी आप ध्यान में रखना। क्लियर? उसके बाद में कोणागाम। कोणागाम कहां पे है, ये गंगानगर में आता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा आ गया, सबसे उत्तरी बिंदु कोणागाम। दक्षिणी बिंदु बोरखेड़ा आ गया। पश्चिमी बिंदु कौन सा आ गया, कटरा आ गया। और पूर्वी कौन सा आ गया, सिलोन। कहां पे, धौलपुर में। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाई चांस आपको आगे दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन बना के दे दिया जाएगा। यहाँ पर सम का लिख दिया, कटरा का लिख दिया जाएगा, यहाँ पर बोरकुंडा का लिख दिया, यहाँ पे किसका लिख दिया जाएगा, सिलोन का, यहाँ पे कोणागांव। इनके सामने आपको डिस्ट्रिक्ट लिख दिया जाएगा कि मिलान कीजिए। अगर आपको याद है अच्छे से तो आप 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है ये। तो इस प्रकार अपने को इसको पढ़ना है जिससे आपको बढ़िया तरीके से इसके अंदर आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये सबसे पहले स्थिति के अंदर अपने पढ़ लिया। अब अपने थोड़ा सा इसके अंदर विस्तार जब अपने पढ़ा है तो इसकी अन्य राज्यों के देश जो है उनके साथ में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन इस प्रकार बन जाता है। इसके जो क्षेत्रफल को लेकर, क्षेत्रफल को अपने देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उससे छोटे छोटे विदेश यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए इजराइल, इजराइल जो है राजस्थान से 17 गुना छोटा है। मतलब इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान। क्लियर? इसको भी आप ध्यान रखना। राजस्थान क्या है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है, इसको ध्यान रखना। अब ऐसे मतलब ना इजराइल 17 गुना बड़ा है राजस्थान से, नहीं, इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। उसके अलावा श्रीलंका, श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। राजस्थान कितना गुना है, 5 गुना बड़ा है। उसके अलावा स्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, इससे राजस्थान लगभग 3 गुना बड़ा है। इससे कितना बड़ा है राजस्थान, 3 गुना बड़ा है। उसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन से राजस्थान लगभग 2 गुना बड़ा है। इसको भी आप ध्यान में रखना। क्लियर? उसके अलावा जापान जो है, जापान के लगभग राजस्थान बराबर है। लगभग जापान है
जापान का अगर बात की जाए तो जापान का जो क्षेत्रफल 377,812 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है, और तो राजस्थान इससे थोड़ा ही छोटा है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो राजस्थान इससे थोड़ा छोटा है, तो आपको कथन के अंदर ये क्वेश्चन दे दिया जा सकता है, थोड़ा छोटा, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा ईरान, इराक, नॉर्वे, अन्य छोटे छोटे और भी देश आ जाएंगे, जिससे इसके अंदर अगर बात की जाए नॉर्वे आ गया, उसके अलावा स्वीडन वगैरह आ गया। ये जो देश है इनसे राजस्थान क्या है, लगभग बराबर स्थिति में है, तो इसको आप ध्यान रखना। राजस्थान इनसे थोड़ा बड़ा में आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखना। इजराइल को ध्यान में रखना, श्रीलंका को ध्यान में रखना, चेकोस्लोवाकिया को ध्यान में रखना, ग्रेट ब्रिटेन को ध्यान में रखना। जापान के लगभग ये क्या पड़ता है, बराबर पड़ता है, जापान इनसे थोड़ा सा ही छोटा है। उसके अलावा अगर बात की जाए ईरान हो गया, इराक हो गया, नॉर्वे हो गया, उसके अलावा फिनलैंड हो गया, तो इन सब देशों के लगभग ये क्या है, राजस्थान इनसे क्या है, राजस्थान है थोड़ा सा छोटा है। इसके अंदर आप ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पुटअप किया जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो ये अपने आज यहाँ तक इसको पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए थोड़ा सा अपने जो स्थिति के अंदर अपने विस्तार पढ़ रहे हैं, विस्तार के अंदर अब अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसकी जो सीमा जो लगती है किस किस के साथ में लगती है, उसको अपने आज थोड़ा वीडियो करेंगे, और उसके बाद में अपने कल से इसकी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसको अपने पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से अपने पढ़ेंगे। तो विस्तार में अपने बात कर ली, इसके अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में बात कर ली। अब इसकी सीमाएं जो है, इसकी जो सीमाएं हैं राजस्थान की, उसके बारे में अपने थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। आगे क्या है, सीमा, राजस्थान की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसको दो भागों में बांट लेंगे। किस भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांट लेंगे। कैसे, एक तो स्थलीय सीमा, दूसरी तटीय सीमा या जलीय सीमा, इसको लिख लेते हैं जलीय सीमा। तो मौज बन गई, अपने ये है नहीं, तो ये अपने क्या होगी, मौज होगी। लो भाई अपने इसको पढ़ना नहीं। अब देखो इसको अपने दो भागों में बांट दे। इसको क्या पढ़ेंगे, एक तो अंतरराष्ट्रीय रेखा, जिसे अपने रेड क्लिफ भी कह सकते हैं, क्लिफ रेखा। दूसरी अंतरराज्य सीमा, इसको आप ध्यान में रखना। इसको अपने को पढ़ना नहीं है भाई। अब देखो यहां पर क्या 1070 किलोमीटर जो रेखा है वो कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय रेखा है, जो रेड क्लिफ रेखा है। ये कितने है, 4850 किलोमीटर रेखा है। क्लियर है, तो इसको आप ध्यान में रखना। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो इसको अंदर आप देखना। तो ये अपना इसके अंदर रहेगा। तो सबसे पहले आज अपने बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो राजस्थान के संदर्भित जो जिले हैं उन पर अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सीमा के अंदर इसे दो भागों में बांट लिया, तो सीमा स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। जलीय सीमा अपने है नहीं, तो आज अपने क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर से जो आता है अपने, तो इसके अंदर अपने देखेंगे यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय रेखा, क्लियर, और अंतरराज्य सीमा जो कि राज्यों के साथ सीमा संलग्न करते हैं उसको अपने बोलते हैं अंतरराज्य सीमा। जो किसी देश के साथ में सीमा बनाती है उसको अपने क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो इसको भी अपने ध्यान रखना। अब अपने थोड़ा बहुत इसके अंदर आज पढ़ेंगे जो स्थलीय सीमा के अंदर अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो राजस्थान के संदर्भित जो जिले आते हैं उन पर अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले आज अपने बात की जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, ये राजस्थान का यहाँ से अपने मैप बनाते हैं छोटा सा इस साइड से, ये वाला, यहां से सीमा अगर स्टार्ट करें, यहां से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, और यहाँ पर आएगा बाड़मेर। क्लियर। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपने बात करने जा रहे हैं। रेड क्लिफ रेखा है तो लो रेड से अपने इसको क्या कर देते हैं, बना देते हैं। ये रेखा आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, वो रेड क्लिफ रेखा आ जाएगी। नाम लिख देता हूँ साइड में, ये लो रेड क्लिफ रेखा। क्लियर है, ये रेड क्लिफ रेखा होगी। अब इसकी लंबाई मैंने आपको कितनी बताई थी, टोटल 1070 इसकी क्या है, लंबाई। इसको भी आप ध्यान में रखना, 1070 किलोमीटर की क्या है, लंबाई है। आज अपने राजस्थान के संदर्भित जिले पढ़ लेते हैं कि राजस्थान के जो जिले हैं ये रेड क्लिफ रेखा पे कितने कितने किलोमीटर में बसे हुए हैं। देखो तो गंगानगर में अपने चलेंगे, गंगानगर में अगर अपने चलेंगे तो 210 किलोमीटर की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। उसके अलावा बीकानेर में 168 किलोमीटर आ जाएगी। जैसलमेर में अपने 400
किलोमीटर आ जाएगी। और बाड़मेर में अगर बात की जाए 228 किलोमीटर की आ जाएगी इसकी लंबाई आ जाएगी। अब देखो इसके अंदर से देखो ये सब चीज पढ़ते हैं हम, आपने सबने रट्टा मार रखा है यहाँ से। अब ये क्वेश्चन आपको दे देगा कि इस सीमा पर अवस्थित जिलों का अवरोही क्रम है सजाइए। यहां पर आके कही तो इन शब्दों को देख के क्या हो जाएगा, उगचुक हो जाएंगे। जिसने ढंग से रट्टा मारा है वो तो ये रट्टाफिकेशन याद रखा है। अब एग्जामिनर गलत कहां से करवाता है, यहां से। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया 4 शब्द हैं। 4 शब्द मतलब कि एक तो होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। इसमें 3 शब्द है, इसका मतलब बढ़ेगा, 4 शब्द है उसके मतलब घटेगा। तो मेरे को तो ऐसे याद रहता है, मैंने तो ऐसे किया। अब देखो इसमें घटता क्रम क्या है, घटता क्रम में अवरोही क्रम में क्या आएगा, देखो इस प्रकार से अपने एक टेबल बना लेते हैं। इस प्रकार से ये लो, ये लो। सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अब लिख रहे हैं सबसे छोटा जो क्रम है वो कितना है, 168 का 168, फिर 210, फिर 228, उसके बाद 200 464 आ गया। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट को लिख देते हैं अपने। सबसे पहले जैसलमेर, फिर बाड़मेर, क्लियर है। उसके बाद में सॉरी गंगानगर, उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, ये बीकानेर। तो ये जिलों का क्रम क्या है, यहां पर है। अब देखो इसका अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम देखो ये क्रम कौन सा हो जाएगा, ये बढ़ता क्रम, और ये क्रम कौन सा हो जाएगा, घटता क्रम। मतलब कि अवरोही क्रम तो ये है और आरोही क्रम है ये है। आरोही क्रम का मतलब होता है क्या है, बढ़ता क्रम, और ये क्या है, घटता क्रम। इसको आप ध्यान में रखना, नोट करके अपनी कॉपी में इस तरीके से आप इसको लिख लोगे तो आपको इजीली से याद रह जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखना। हाँ, अब उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा पूछा जा सकता है कि इसका उत्तरीतम बिंदु कौन सा है। उत्तरीतम बिंदु यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ से हिंदुमल कोट से ये सीमा प्रारंभ होती है। किससे, हिंदुमल कोट से। हिंदुमल कोट कहाँ पे है, ये पड़ता है आपका गंगानगर में। गंगानगर में क्या होती है, सीमा प्रारंभ होता है और कहां तक जाती है, बाड़मेर में शाहबाजगढ़ तक, शाहगढ़ तक जाती है। कहीं पे बाकासर भी लिखा होता है, आप इतना ध्यान रखना, बाकासर बाड़मेर तक, इसको इतना ध्यान में रखना। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे तो आपको याद हो जाए। शहबाजगढ़ या बाकासर कहीं पे आ जाता है ऑप्शन के अंदर, तो इसको भी आप ध्यान, गांव है वहां पे बाकासर, शहबाजगढ़ को भी आप ध्यान में रखना। कहां तक जाती है ये, 1017 किलोमीटर कहाँ से स्टार्ट होती है, हिंदुमल कोट से लेकर शाहबाजगढ़ तक ये सीमा जाती है, और 1070 किलोमीटर ये सीमा राजस्थान के संदर्भ में लगती है। तो ये आज राजस्थान का। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर से सबसे नजदीक नगर कौन सा है, नजदीक नगर में कौन सा है, नजदीक नगर कौन सा आ जाएगा, गंगानगर। और सबसे दूर कौन सा है, इस रेखा से दूर कौन सा है, तो बीकानेर। तो दूर स्थित तो बीकानेर, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। उसके अलावा यहां से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, बड़ा राज्य, बड़ा जिला, तो इसको भी आप ध्यान में रखना, कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर। तो इस प्रकार से आपको घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप रट्टाफिकेशन मत करना, इसको समझना। अगर आप मैपिंग देखे हो ना तो आपको इनका मैपिंग के आधार पर ये भी दे सकते हैं कि जो रेड क्लिफ रेखा पर संबंधित जो जिले हैं उनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका क्रम सजाइए। तो सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, फिर उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, सबसे छोटा अगर यहाँ से पूछ लिया जाए सबसे छोटा जिला कौन सा है इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो गंगानगर आएगा। सिंपल सी बात है। सबसे बड़ा कौन सा, अब इन क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछ लिया जाए कि सीमा पर सबसे बड़ा कौन सा है, जैसलमेर है। उसके बाद में कौन सा है, बाड़मेर है। उसके बाद में बीकानेर है। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, गंगानगर। तो इसको आप ध्यान में रखना। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो यहाँ पर इतना आप ध्यान में रखना कि इस तरीके से आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा सकता है। उसके अलावा सबसे नजदीक मुख्यालय कौन सा, गंगानगर। सबसे दूर मुख्यालय कौन सा स्थित है, वो आ गया बीकानेर। तो ये आज अपना इतना कॉन्सेप्ट करेंगे। आगे अपने करेंगे अंतरराष्ट्रीय जो सीमा पर पाकिस्तान के जो लगते हैं, जैसे 3 प्रांत वहां के लगते हैं, तो उसको अपने बढ़िया तरीके से देखेंगे। तो आज अपने इतना ही करेंगे और कल की क्लास में अपने बात करेंगे पूरा इसकी सीमाओं को लेकर। उसके अलावा यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दूं कि विश्व में एकमात्र ऐसी रेखा है जो किसी कलम से बनाई गई है, कलम से। एक विश्व में एकमात्र ऐसी रेखा है जो कलम से, माउंटबेटन योजना के तहत यहाँ पे सर रेडक्लिफ व्यक्ति थे। ये सीमा बल के क्या थे, सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। अब क्या हुआ, जब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था, जब 3 जून
1947 को एक योजना आई थी जिसे माउंटबेटन योजना बोलते हैं। माउंटबेटन योजना, यहाँ पे इसको माउंटबेटन योजना, ये 3 जून 1947 के अंदर क्या हुआ है कि इसके अंदर तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान में एक 2 अधिराज्य होंगे, उसका बंटवारा। तो यहाँ पे सर रेडक्लिफ ने क्या किया, पेन के माध्यम से इसको क्या किया। आपको पता है कि ये जो सीमा है इसकी न तो कोई पर्वतीय रेखा, न तो इसका कोई पर्वत निर्धारण करना, न कोई अन्य किसी भी, आप देखा होगा सबके अंदर क्या है, या तो किसी देश की जो सीमा होती है या तो वो कोई पर्वत निर्धारित करता है, या कोई नदी निर्धारित करती है, या कोई पठार करता है। परंतु ये विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा जिसका निर्धारण कलम से किया गया, इसलिए इसे अध्योरोपित रेखा कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? अध्योरोपित, अध्योरोपित रेखा कहा जाता है। इसको ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है अध्योरोपित रेखा का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो रेडक्लिफ रेखा है, तो इसको आप ध्यान में रखना। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में अपने पढ़ेंगे पाकिस्तान से संदर्भित जो भी जिले अपने राजस्थान के साथ में लगते हैं, उनके प्रांत लगते हैं या इनके जिले लगते हैं, उन सबको अपने क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आप इसके बढ़िया से नोट्स बनाना और इसको याद करना। 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो ईजिली तरीके से आपको याद हो जाएगा। और करेंगे अपने कल की क्लास में। जय हिंद साथियों।